जय हिंद दोस्तों। आई एम सॉरी पहले तो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसका मूल रीज़न यही है कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम का अभाव थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए आप लोगों को मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग मैं आप लोगों को दे नहीं पाया यूट्यूब के लिए। तो फ़िलहाल अभी आज मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है बिग बैंग थियरी। ठीक है, यानी आज हम बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। बिग बैंग का सिद्धांत क्या है, एक छोटा सा मैं आपको पहले आइडिया दे देता हूँ कि बिग बैंग के सिद्धांत में हम लोग क्या बात करेंगे। देखिए, अब से पहले 9, 10th, 11, 12th में हम लोगों ने एक मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि परमाणु जो होती है, उस परमाणु के भीतर एक न्यूक्लियर होता है ना, न्यूक्लियस होता है, जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं। इस नाभिक में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, एंड नाभिक के चारों ओर कुछ ऑर्बिट होते हैं, और इन ऑर्बिट्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऐसे कंटिन्यू चक्कर काटते हैं। अब तक हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, पर बिग बैंग थियरी इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से गलत सिद्ध करती है। ठीक है, आपको यहाँ बताया जाता है कि जो परमाणु होते हैं, ये परमाणु में 3 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, मूल कण पाए जाते हैं। हालांकि बिग बैंग की थ्योरी के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से गलत है। तो हम बिग बैंग थ्योरी में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा और रिलेट करेंगे इस थ्योरी को कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ जिक्र करेंगे, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा वो बिग बैंग थ्योरी है। तो चलिए बात करते हैं इस पर दोस्तों। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें, क्योंकि अभी चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। सो प्लीज़ यार करवा दो करवा दो भाई। ठीक है, मुझे भरोसा है आप लोग करवा देंगे। चलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट क्या है। ब्रह्मांड देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तभी आपको ये पूरी तरीके से बिग बैंग का सिद्धांत समझ में आएगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा सिंपल सा है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पहले पृथ्वी एक गोला सा आग का दहकता हुआ गोला था, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। फिर बहुत बारिश हुई होगी, फिर ऐसा कुछ ऐसा ही होगा ना। ठीक है, वो हमारी पृथ्वी के बारे में है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है उसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए, जो बिग बैंग की थ्योरी है वो कहती है कि सबसे पहले पूरे यूनिवर्स में एक छोटा सा कोई कण होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था, एक छोटा सा कोई कण था, और फिर इस कण में एक बार क्या हो गया, महाविस्फोट हो गया, बहुत खतरनाक कोई विस्फोट हो गया। ठीक है, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है मेरी तरफ से अपवाहजनक बातें बिल्कुल नहीं है, ये बिग बैंग की थ्योरी है जो पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुकी है। ठीक है, तो एक कण था जिस कण में बहुत भयानक तरीके से एक बार विस्फोट हुआ। ठीक है, और जब ये विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट की वजह से यहाँ जनरेट हुआ ऊर्जा। यहाँ क्या उत्पन्न हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुआ। ठीक है, और आइंस्टीन के सिद्धांत के हिसाब से ये ऊर्जा कन्वर्ट हो गया द्रव्यमान में। ये ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव्यमान में। ठीक है, तो क्योंकि महाविस्फोट हुआ था तो इससे ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनी थी। ठीक है, और फिर उससे जो द्रव्यमान था, एनर्जी जब द्रव्यमान में कन्वर्ट हुई तो ये जो द्रव्यमान बना, अब क्योंकि अगर वो द्रव्यमान बना है तो ये द्रव्यमान किसी न किसी पार्टिकल पदार्थ के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान यहाँ बना है, ये द्रव्यमान निर्माण करता है किसी परमाणु का। ठीक है, तो परमाणु का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यहाँ हुआ। ठीक है, अब परमाणु से क्या बना, अणु बना। परमाणुओं से क्या बना, अणु बना, और फिर अणुओं से मिलकर के क्या बना, यौगिक बना। ठीक है, और फिर यौगिकों से मिल करके, है ना, यौगिकों से मिल करके हमारे पिंड का और फिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, पिंड के बाद किसका निर्माण हो गया, ब्रह्मांड का। तो ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट, किसके हिसाब से, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है,
अब थोड़ा-सा आप ये चीज़ समझिए, आपने कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर सुन रखा होगा कि ब्रह्मांड का साइज़ लगातार बढ़ रहा है। अब ये पूरी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको एक चित्र बनाता हूँ, फिर आप समझ जाएँगे कि वो ब्रह्मांड की जो थ्योरी है वो कैसे लगातार बढ़ रही है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सबसे पहले हमारा ब्रह्मांड क्या था, एक छोटा-सा पार्टिकल था ऐसे, ठीक है? ऐसे एक पार्टिकल था। अब फिर धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि इस पार्टिकल में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने की वजह से यहाँ से एनर्जी निकली, ठीक है? और एनर्जी द्रव्यमान में, और द्रव्यमान से जो है परमाणु बना, और परमाणु से क्या बना, अणु बना, और अणु से क्या बना, यौगिक बना, और यौगिक से पिंड बना, और पिंड से सीधा ये बन गया आपका ब्रह्मांड, ठीक है? ये क्या बन गया गाइस, ब्रह्मांड बन गया। तो ये आपका कण है, ठीक है, जिसमें विस्फोट हुआ था, ठीक है? और उसके बाद कुछ मूल कण बने होंगे, फिर मूल कण मिल करके परमाणु बनाए होंगे। सॉरी, यहाँ थोड़ा-सा शायद मैं मूल कण के बारे में बताना भूल गया था। तो जो द्रव्यमान था, उस द्रव्यमान से मूल कण बने थे, फिर परमाणु बना था, ठीक है? तो इसमें जब विस्फोट होगा तो विस्फोट के बाद एनर्जी द्रव्यमान में जाएगी, और द्रव्यमान से मूल कण बनेंगे, फिर मूल कण से परमाणु बनेगा, फिर परमाणु से अणु बना, फिर अणु से यौगिक बने, और फिर यौगिक से पिंड बना, फिर पिंड से ये आपका ब्रह्मांड बन गया है, इतना बड़ा। ये आपका क्या है, ब्रह्मांड। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि लगातार कंटिन्यू ब्रह्मांड ऐसे 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 फैलता जा रहा है, ठीक है? हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये कंटिन्यू ऐसा फैलता जा रहा है। अब देखिए, ये वर्तमान समय का आपका ब्रह्मांड है। अभी इस ब्रह्मांड के बारे में हम कितनी बातें जान रहे हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये अभी वर्तमान समय का क्या है मेरे बच्चों, ये ब्रह्मांड है। जो ये देख रहे हो, ये आपका ब्रह्मांड है पूरा, वर्तमान समय। इस ब्रह्मांड के बारे में हम, जो हमारे पास डाटा है ना, वो केवल 4 से 5% डाटा हम जान रहे हैं केवल, कि हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या है, ठीक है? केवल 4 से 5% जान रहे हैं। अच्छा, ये जो महाविस्फोट हुआ था, इस बिग बैंग थियरी के मुताबिक ये आज से 13.7 अरब साल पहले हुआ था। ये जो छोटे कण में जो विस्फोट हुआ था ना, ये विस्फोट कब हुआ था? ये विस्फोट आज से 13.7 अरब साल पहले हुआ था, ठीक है? जिसके कारण ऊर्जा बना, फिर ऊर्जा कन्वर्ट हुआ द्रव्यमान में, द्रव्यमान से मूल कण बने, और वो मूल कण परमाणु बनाया, परमाणु ने अणु बनाया, अणु ने यौगिक बनाया, यौगिक ने पिंड बनाया, और पिंड ने मिलकर के ब्रह्मांड बनाया, ठीक है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति अब से कितने वर्षों से पहले की प्रक्रिया से हुई थी? 13.7 अरब की प्रक्रिया से। अब देखो, ब्रह्मांड के बारे में हमारे पास अभी जो डाटा है वो केवल 4 से 5% का डाटा है, ठीक है? जिसमें से 0.5% जो है, ठीक है, 0.5% जो है ये हमारे तारे हैं, ग्रह है, पिंड है, ग्रह है, पिंड है, आकाशगंगा है, ठीक है? 0.5% खाली ये जो तारे, ग्रह, पिंड, आकाश, 4 से 5% जो नॉलेज है उसमें से खाली केवल 0.5% ये आपके तारे, ग्रह, पिंड, आकाश, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और बाकी जो 4.5% बच रहा है, ये 4.5% हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम है। अब आप तो धरती खसक गई होगी ना पैरों के नीचों से, गोड़ों के नीचों से, तो खसकने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम वास्तव में इतना बड़ा स्रोत हमारे ब्रह्मांड में है कि हम इसका अगर एनर्जी फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करने लगे तो ये समाप्त ही नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम से अगर हम इसको फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं तो इससे प्रदूषण जैसी कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कार्बन रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये तो फिलहाल बेसिक बात हुई। तो देखिए, 4 से 5% हम ब्रह्मांड के बारे में जान रहे हैं कि 4 से 5% में तारा, ग्रह, पिंड, आकाश गंगा, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब चीज़ें हम जान रहे हैं, ठीक है? बाकी जो 67 से 70% की चीज़ें हैं, ये जो 67-70% चीज़ें हैं ब्रह्मांड की, इसी को हम लोग बोलते हैं डार्क एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? डार्क एनर्जी बोलते हैं, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है हमें। ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जो भी हम लोग भगवान का कॉन्सेप्ट वगैरह या फिर मरने के बाद का जो कुछ भी है, ये जो मिथ्या चीज़ें फैली हुई ना, वो लगभग यहीं डार्क एनर्जी में ही उनका समावेशन है, ऐसा दावा मतलब करते हैं वैज्ञानिक। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। अच्छा, बाकी जो 25 से 28% की चीज़ें हैं, जो ये 25 से 28% की चीज़ें, इसे हम लोग कहते हैं डार्क मैटर। इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं हमारे पास कि ये डार्क मैटर
क्या होते होंगे, कैसे होते होंगे, है ना, कोई आइडिया नहीं। तो ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, ठीक है, ये आपका पूरा यूनिवर्स हो गया। और यूनिवर्स में हम कितना जान रहे हैं, केवल 4 से 5% अभी तक के ब्रह्मांड में, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ एक नन्हा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना और उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके हमको आगे चलना। जैसे अभी मैंने बताया कि पहले एक कोई कण था, उस कण में महाविस्फोट हुआ, उससे ऊर्जा पैदा हुआ, ऊर्जा को कन्वर्ट हो गया वो द्रव्यमान में। आइंस्टीन के सिद्धांत के हिसाब से, अच्छा आप दिमाग काम कर रहा होगा कि आइंस्टीन का सिद्धांत तो सर उस टाइम में था ही नहीं। अरे सही बात है भैया, आइंस्टीन ने उन्हीं सब चीज़ों को देख करके सिद्धांत दिया। और ये द्रव्यमान से बना मूल कण। अब यही हमको समझना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर के किसी परमाणु को बना रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ये मूल कण किसका निर्माण करेंगे, परमाणु का। तो और वैसे भी आपने 12th तक यही पढ़ा होगा कि मूल कण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है, यही पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब यही समझते हैं कि क्या वो मूल कण वास्तव में उतनी ही है, 3 ही है? तो उसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं, ठीक। तो अब जैसे मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, आप उसी तरीके से समझिएगा। देखो, ये है ब्रह्मांड, ये है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किससे मिलकर के बना है? तो जवाब आएगा कि भैया पदार्थ से या पिंड से, ठीक है, पदार्थ से बना है। और पदार्थ किससे मिलकर के बने हैं? तो आपका जवाब होगा सर पदार्थ तो परमाणु से मिलकर के बने हैं। और अब परमाणु किससे मिलकर के बने हैं? तो अब तक आपका जवाब होता होगा सर मूल कण से, और वो मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, मूल कण से। तो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके परमाणु का निर्माण नहीं करते हैं। हाँ, मूल कण से करते हैं, लेकिन अब वो मूल कण क्या क्या हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये मूल कण के बारे में थोड़ा सा देखो, देखिए मूल कण मेरे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। मूल कण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें से जो पहले प्रकार का मूल कण होता है उसे हम लोग बोलते हैं फर्मियन। क्या बोलते हैं? फर्मियन। इसकी इंग्लिश हिंदी दोनों यही होती है, ठीक है, फर्मियन। और जो दूसरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं बोसॉन। बोसॉन के बारे में हालांकि फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है बच्चों। एक होता है फर्मियन, दूसरा होता है बोसॉन। कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ समझ में आ रही? क्लियर, ठीक है। फर्मियन जो होता है ये क्या करता है? द्रव्यमान प्रोवाइड करता है। फर्मियन क्या करता है? द्रव्यमान प्रोवाइड करता है। किसी भी पिंड में जो कण, जैसे कोई कण बनेगा तो उसमें भी तो मास होता ही ना भाई, तो वो किसके थ्रू मिलता है? द्रव्यमान के थ्रू, क्या नाम, फर्मियन के थ्रू मिलता है। और बोसॉन क्या करता है? पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स क्रिएट करता है। बोसॉन का काम क्या है? कि पार्टिकल के बीच में ये फोर्स क्रिएट करे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तो इनमें आप देखते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स लगता है ना, वो फोर्स एक्चुअल में कहाँ से मिलता है? बोसॉन नामक कण से मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो फर्मियन है, ये अगेन फर्मियन 2 प्रकार के होते हैं। फर्मियन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? देखिए, फर्मियन का जो पहला प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं लेप्टॉन। क्या कहते हैं? लेप्टॉन। और जो दूसरा प्रकार होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स का तो नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक। अब थोड़ा सा मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। देखिए तो ये है फर्मियन। और फर्मियन के अभी मैंने 2 टाइप्स आपको बता रखे हैं। पहला जो टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं लेप्टॉन, लेप्टॉन। एंड दूसरा जो है क्वार्क्स, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? क्वार्क्स, ठीक। और जो दूसरा मूलभूत कण था जिसे हम लोग बोलते हैं बोसॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बोसॉन, ठीक। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे कि फर्मियन और बोसॉन ही मूलभूत कण हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर के परमाणु बनता है, ठीक है। यानी ये फर्मियन और ये बोसॉन मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? परमाणु का निर्माण करेंगे। ये चीज़ समझे रहिएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं परमाणु की जगह पे कि ये मूलभूत कण हैं दोनों। ये कौन से कण हैं? मूल कण हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर के हमारा परमाणु बनता है, ठीक।
अब देखिए, जो लेप्टॉन होते हैं ये पूरी तरीके से अस्थायी कण होता है, ठीक है। लेप्टॉन कैसा कण होता है? अस्थायी कण होता है। और अस्थायी होने का मतलब क्या है? ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं और परस्पर जुड़ते नहीं हैं। ये लेप्टॉन के अंतर्गत जितने प्रकार के कण पाए जाएंगे, ये कण आपस में जुड़ करके किसी नए कण का निर्माण नहीं करते हैं, ये पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं। लेकिन क्वार्क्स जो होता है ये अस्थायी होता है, और अस्थायी होने का मतलब क्वार्क्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके किसी अन्य पार्टिकल का निर्माण करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेप्टॉन में कितने प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो लेप्टॉन में जो पहला प्रकार का पार्टिकल होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब कुछ सहज हुए आप लोग इलेक्ट्रॉन का नाम सुन करके, है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन क्योंकि परिचित हैं। तो पहला होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मुऑन, मुऑन या मुऑन, ठीक। और जो तीसरा होता है इसे हम लोग टाउ कहते हैं। ये सब पार्टिकल है मेरे बच्चे, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं, TAU। और जो चौथा पार्टिकल लेप्टॉन का होता है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेवट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, सॉरी न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो, ठीक है। और जो पांचवा पार्टिकल होता है उसे हम लोग कहते हैं मुऑन, मुऑन न्यूट्रिनो, ठीक है। जो छठा पार्टिकल होता है हमारे लेप्टॉन का, इसको हम लोग कहते हैं टाउ न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है। ये इतने पार्टिकल हमारे लेप्टॉन के अंतर्गत पाए जाते हैं। और जो अस्थायी पार्टिकल होते हैं ये भी 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अप, दूसरा होता है डाउन, ठीक है। दूसरा होता है डाउन, एंड तीसरा होता है स्ट्रेंज, तीसरा पार्टिकल स्ट्रेंज होता है। जो चौथा पार्टिकल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चार्म्स, चार्म। एंड जो पांचवा पार्टिकल होता है इसे हम लोग बोलते हैं टॉप। और ये जो छठा पार्टिकल होता है इसे हम लोग बोलते हैं बॉटम। देखिए, किसी का भी हिंदी में अनुवाद नहीं करना, ये पार्टिकल के प्रॉपर नाम है हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो यानी लेप्टॉन एंड क्वार्क्स ये मिल करके क्या बनाएंगे? ये मिल करके मेरे बच्चों बनाएंगे फर्मियन को। ये जो क्वार्क्स है और ये जो लेप्टॉन है ये मिल करके क्या बनाएंगे? फर्मियन बनाते हैं, ठीक है। और लेप्टॉन में 6 पार्टिकल पाए जाते हैं, क्वार्क्स के 6 पार्टिकल अब तक पाए गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फर्मियन में कुल कितने प्रकार के पार्टिकल हैं? तो फर्मियन में हम कहेंगे कि भैया 12 पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है। कितने पार्टिकल पाए जाते हैं गाइस? 12 पार्टिकल पाए जाते हैं। अब देखिए बोसॉन में, बोसॉन में जो पाया जाता है पहला, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोन, इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है ये फोटोन, ठीक है। अच्छा, आपने जो विद्युत चुंबक, वो क्या नाम है उसका नाम सुना है यार, विद्युत चुंबकीय बल का। तो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है वो किसकी वजह से होता है? फोटोन की वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूऑन, ग्लूऑन, ठीक है। ग्लूऑन जो होता है ये प्रबल नाभिकीय बल जनरेट करता है, ठीक है। और जो तीसरा होता है इसे हम लोग कहते हैं डब्ल्यू बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन। और जो चौथा होता है इसे हम लोग कहते हैं जेड बोसॉन। ये थोड़ा सा मैं इस पर क्लियर नहीं हूँ, जेड था कि क्यू था, एक बार इस पर थोड़ा सा मैं क्यू या जेड था, मैं इस पर श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा जैसा भी होगा एक बार कमेंट, मतलब नेट पे देख के थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से क्यू ही था, ठीक है। तो क्यू या जेड बोसॉन, इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, क्यू था जेड था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल ये क्यू या जेड बोसॉन था। और उसके बाद जो पांचवा पार्टिकल है इसे हम लोग कहते हैं हिग बोसॉन, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के हमारे बोसॉन कण पाए जाते हैं जो एक्चुअल में इसमें से ये 4 हैं, ये फोर्स जनरेट करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो हिग्स बोसॉन है ना, इस हिग्स बोसॉन को हम लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं। अब इसको गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि हिग्स बोसॉन ही वह कण है जो सर्वप्रथम किसी पदार्थ कणों को द्रव्यमान दिया होगा, ठीक है, हिग्स बोसॉन, ठीक। तो
तो ये हिग्स बोसॉन ही वह कण है जो किसी को सर्वप्रथम क्या दिया होगा, मास दिया होगा, द्रव्यमान दिया होगा। ठीक है, ऐसा मतलब माना जाता है। तो हिग्स बोसॉन हालांकि ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के आपके पार्टिकल पाए जाते हैं जिन्हें मूल कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल कण कहा जाता है। अब बात ये है कि सर अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि परमाणु में कौन कौन से लोग होते हैं, तो आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हो ना, इसको मैं पेज चेंज करता हूँ। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगा तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं अगेन से आपको बातों को समझा दूंगा, ठीक है। तो पेज टर्न कर रहा हूँ मैं। देखिए ये जो अभी मैंने बताया कि क्वार्क्स है ना, क्वार्क्स, इस क्वार्क्स के अभी जो दो कण हैं, एक अप और दूसरा डाउन, इन्हीं क्वार्क्स के अप और डाउन के मिलने से न्यूट्रॉन, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, NEU, सही है, गलत होगा तो बर्दाश्त कर लेना यार, न्यूट्रॉन NUTRON जो भी है, और प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन। अब देखिए आपके इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण कैसा होता है। प्रोटॉन के लिए जब दो अप पार्टिकल, ठीक है, और एक डाउन पार्टिकल, दो अप पार्टिकल और एक डाउन पार्टिकल जब आपस में ऐड होते हैं तो बनता है प्रोटॉन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन एक मूल कण है। अब ये चीज़ क्लियर हो गया बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कि ये मूल कण नहीं है, ये खुद दो प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना है। यानी कुल 3 प्रकार के पार्टिकल से बना है, लेकिन 2 प्रकार हैं उसमें, एक अप है दूसरा डाउन है। अप के कितने कण, 2, और डाउन के कितने कण, 1। ये इतने मिलेंगे तो इससे हमारे प्रोटॉन का निर्माण होगा। क्लियर। और यहीं अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक अप पार्टिकल चाहिए होता है और 2 डाउन पार्टिकल चाहिए होते हैं। जब 2 डाउन पार्टिकल एक अप पार्टिकल के साथ कोलैबोरेट करता है तो भैया इससे हमारे न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, ठीक है। और अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हालांकि इलेक्ट्रॉन किसी से मिलकर के नहीं बना है, इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बता दिया था ना कि क्वार्क्स आपस में मिल सकते हैं, लेकिन जो लेप्टॉन का कण होता है, लेप्टॉन आपस में मिलते नहीं है क्योंकि वो अस्थायी होते हैं, स्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। और लेप्टॉन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन या फिर मुऑन टाउ या फिर टाउ या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो या फिर मुऑन न्यूट्रिनो टाउ न्यूट्रिनो ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टेब्लिश होते हैं और ये किसके अंतर्गत आते हैं, लेप्टॉन। जबकि क्वार्क्स का ये जो अप है, ये जो डाउन है, ये आपस में जुड़ सकते हैं और नए कण का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्क्स कैसा कण है, अस्थायी कण है, ये अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकते। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक अप पार्टिकल मिला, 2 डाउन मिले तो न्यूट्रॉन बन गया, ठीक है, ये आपस में जुड़ रहे हैं। 2 अप मिले, 1 डाउन मिला तो प्रोटॉन बन गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एकदम स्वतंत्र है। तो यानी अब आपसे कोई पूछे कि मूल कण कौन सा है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये था गाइस बिग बैंग थियरी, और बिग बैंग थियरी के हिसाब से ये सारी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ थोड़ा सा ये जो डार्क एनर्जी जिसे हम लोग बेसिकली ब्लैक होल कह देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट के थ्रू हमसे कह दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। एंड गाइज मैं प्रयास करूंगा कि अब मैं थोड़ा सा कंटिन्यू वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें और पूरा देखा करें वीडियो, आपके नॉलेज को बढ़ाता है, नुकसान तो है नहीं, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।